नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी बैंक में एफडी है, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा है या आप कहीं से भी ब्याज मिलता है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसमें फॉर्म 15G और फॉर्म 15H बंद हो जाएंगे और उनकी जगह अब एक नया फॉर्म 121 लागू होगा। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि ये नया फॉर्म 121 है क्या, क्यों लाया गया है, किससे भरना जरूरी होगा, और अगर आपने इसे समय पर नहीं भरा तो आपके ब्याज पर हजारों रुपए का टीडीएस कट सकता है। साथ में हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल, कौन लोग इससे बच सकते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका एक भी पैसा बेकार में ना कटे। अगर आपने बैंक में एफडी कर रखी है या कहीं भी पैसा जमा कर रखा है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत का पैसा सेफ रहे और बिना किसी कटौती के पूरा ब्याज आपको मिले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। दोस्तों, जो सरकार है वो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है और इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक जो लोग बैंक में एफडी करते थे या आरडी पर जो ब्याज मिलता था उस पर वो टीडीएस से बच जाते थे। वो क्या करते थे, टीडीएस बचने के लिए फॉर्म 15G भर देते थे, फॉर्म 15H भर लेते थे। लेकिन नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से अब ये दोनों फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे, यानी अब ये फॉर्म इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इनकी जगह सरकार एक नया फॉर्म लेकर आ रही है जिसका नाम है फॉर्म 121। ये फॉर्म अब उन लोगों के लिए जरूरी होगा जो बैंक के ब्याज पर टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने इस नए नियम को समय पर नहीं समझा और सही फॉर्म नहीं भरा तो बैंक आपके ब्याज पर सीधे टीडीएस काटेगा और कई बार जो आपके पैसे बेवजह कट जाएंगे, हजारों रुपए। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर सरकार ने फॉर्म 15G और 15H बंद क्यों कर दिया है। दोस्तों, इसकी असली बदलाव की कहानी ये है कि पिछले कई सालों से सरकार को ये शिकायत मिल रही थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉर्म 15G और 15NH का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कई ऐसे लोग भी हैं जो ये फॉर्म भर देते थे जिनकी जो इनकम है वो वास्तव में टैक्स के दायरे में आती थी। इससे जो टैक्स सिस्टम है उसमें पारदर्शिता की कमी हो रही थी और कई मामलों में टैक्स की जो सही गणना है वो नहीं हो पा रही थी। सरकार चाहती है कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो ज़्यादा पारदर्शी बने, डिजिटल हो और हर व्यक्ति को इनकम का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। इसी वजह से नया इनकम टैक्स एक्ट लाया जा रहा है और उसी के साथ फॉर्म 121 भी लागू किया जा रहा है। तो ये फॉर्म 121 आखिर है क्या और ये कैसे काम करेगा? देखो, इसे आसान भाषा में समझे तो फॉर्म 121 जो है वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, यानी इस फॉर्म के जरिए आप बैंक या किसी वित्तीय संस्था को ये बताते हैं कि जो आपकी कुल इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए आपके ब्याज पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे फॉर्म 15G और फॉर्म 15H करते थे। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क यह है कि फॉर्म 121 में आपकी जो अपनी इनकम है उसकी आपको ज़्यादा जानकारी देनी होगी। सरकार चाहती है कि जो व्यक्ति ये फॉर्म भर रहा है वो अपनी पूरी इनकम का अनुमान और सही तरीके से हमें बताए, ताकि कोई भी गलत व्यक्ति जानकारी देकर टीडीएस से बचने की कोशिश ना करे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, तब समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आपने पंजाब नेशनल बैंक में 5 लाख रुपए की एफडी करवाई है और उस पर आपको 7% ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में आपको लगभग 35,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अब अगर बैंक को ये जानकारी नहीं है कि आपकी जो कुल इनकम है वो कितनी है, तो बैंक नियमों के अनुसार इस ब्याज पर टीडीएस कट सकता है। लेकिन जो आपकी टोटल इनकम है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती और आपने फॉर्म 121 जमा कर दिया है, तो बैंक आपके ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा और आपको पूरा ब्याज मिल पाएगा। अब मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक एफडी नहीं कर रखी, बल्कि आपने अलग अलग बैंकों में इन्वेस्ट किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, एक एफडी तो आपने पीएनबी में कर रखी है जिसमें आपको 35,000 रुपये का ब्याज मिलता है। दूसरी एफडी आपने एचडीएफसी बैंक में कर रखी है जिसमें आपको 70,000 रुपये ब्याज मिलता है। इस तरह साल भर में आपका कुल जो ब्याज है वो 1,05,000 रुपये हो गया। अब अगर आपको इसके अलावा 60,000 रुपये पेंशन भी मिलती है तो आपकी जो कुल इनकम है वो 1,65,000 रुपये हो गई। अगर ये इनकम टैक्स की लिमिट से कम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बैंक को ये जानकारी नहीं दी तो बैंक ये मान सकता है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है और वह आपके ब्याज पर टीडीएस काट सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में फॉर्म 121 भरना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म 121 भर सकते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों की बात करते हैं जिनकी एज जो है वो 60 साल से कम है। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो इनकम है वो लगभग 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
अगर आपकी इनकम इन सीमाओं के अंदर है तो आपकी जो टैक्स देनदारी है वो शून्य होगी और फॉर्म 120 भरकर आप टीडीएस से बच सकते हो। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की। भारत में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी जो बचत है वो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें जो मिलने वाला ब्याज है उनकी वो मुख्य इनकम होती है। ऐसे लोगों के लिए फॉर्म 121 बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर उनकी कुल इनकम पर टैक्स नहीं बनता तो ये फॉर्म भर सकते हैं और अपने ब्याज पर टीडीएस कटने से बच सकते हैं। अब यहाँ आपको एक बात समझना और जरूरी है कि फॉर्म 121 सिर्फ बैंक एफडी तक लिमिटेड नहीं होगा, इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है, या आपने पीएफ का पैसा समय से पहले निकाला है, या आपको इंश्योरेंस कमीशन मिलता है, या आपको किराए से इनकम होती है, या आपको म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिलता है, या किसी कंपनी से आपको डिविडेंड इनकम मिलती है, तो ऐसी कई परिस्थितियों में फॉर्म 121 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो ये फॉर्म है ये कई तरह की इनकम पर टीडीएस से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक और बात ये आती है कि फॉर्म 121 में आपको कौन कौन सी जानकारी देनी होगी। देखो, इस फॉर्म में आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी देनी है। इसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, आपका स्टेटस यानी कि आप इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, आप रेजिडेंटल स्टेटस आपका, आपकी उम्र, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी जैसी जानकारी शामिल होगी इसमें। इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि आप किस टैक्स ईयर के लिए ये फॉर्म भर रहे हो। इसके साथ ही आपको अपनी टोटल इनकम भी बतानी होगी, यानी आपको ये अनुमान लगाकर बताना होगा कि पूरे साल में जो आपकी इनकम है वो कितनी हो सकती है। इसमें आपकी ब्याज इनकम, पेंशन, किराया, डिविडेंड या अन्य चीजें शामिल हो सकती है। सरकार चाहती है कि व्यक्ति अपनी इनकम का सही अनुमान दे ताकि टैक्स सिस्टम पारदर्शी बना रहे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको इस फॉर्म में देनी पड़ सकती है वो है कि पिछले 2 साल की आईटीआर की जानकारी। अगर आपने पिछले वर्ष में आईटीआर फाइल किया है तो उसकी डिटेल भी इस फॉर्म में आपको देनी पड़ सकती है। इससे टैक्स विभाग को ये भी समझने में हेल्प मिलती है कि जो आपकी इनकम है उसकी हिस्ट्री क्या रही है। अब सवाल ये आता है कि फॉर्म 121 जमा कैसे किया जाएगा। देखो, इसके 2 तरीके होंगे। पहला तो तरीका ऑफलाइन होगा, जिसमें आप अपने बैंक की शाखा में जाकर ये फॉर्म भर सकते हो। बैंक जो कर्मचारी होंगे वे आपकी जानकारी को जांचेंगे और उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरा तरीका ऑनलाइन होगा। आजकल लगभग सभी बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ये सुविधा देंगे। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से फॉर्म 121 जमा कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके पास एफडी है या आपको कहीं से भी ज़्यादा ब्याज मिलता है तो 1 अप्रैल 2026 के बाद अपने बैंक से जरूर संपर्क कीजिए और ये पूछे कि क्या आपको फॉर्म 121 भरना है, क्योंकि कई बार लोग जानकारी की कमी के कारण ये फॉर्म नहीं भरते और बाद में उन्हें टीडीएस कटने की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में यही कहा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। फॉर्म 15G और 15H को बंद करके उनकी जगह फॉर्म 121 लागू किया जाएगा। अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है और आप अपने ब्याज पर टीडीएस कटने से बचाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी होगा। अब सही समय पर सही जानकारी होना आपको आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जानकारी उनके भी पैसे बचा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह बैंक, टैक्स और सरकारी नियमों से जुड़ी आसान और सच्ची जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।